बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल नंबर 7.8 सॉल्व करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल बच्चों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। अगर कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगी और नेट टॉर्क ज़ीरो होगा। हमने चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो वो सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। और इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी सिस्टम पर नेट टॉर्क ज़ीरो होगा तो वो सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो किसी सिस्टम के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, मीन्स उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, और वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, मीन्स उस पर नेट टॉर्क ज़ीरो है। तो हम ये दोनों ही कंडीशन कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ज़ीरो होंगे, इसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन में हमें एक मेटल बार गिवन है AB और इसकी लेंथ हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर, इसका मास गिवन है हमें 4 किलोग्राम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये अज्यूम करना है कि ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है और होमोजीनियस है, मीन्स रॉड सब जगह से एक जैसी ही है। तो ऐसे में इस रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रॉड के जस्ट सेंटर पर आएगा, मिड पॉइंट पर आएगा। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही टोटल वेट जो है वो एक्ट करता है। तो पहले तो ये जो मास है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे वेट में, W = mg से, ठीक है। और ये जो रॉड का वेट है वो कहाँ पर एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, जिसको हमने G लिख लिया है। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो रॉड है इसको दो नाइफ पर बैलेंस किया जा रहा है, तो हम इन नाइफ एजेस को K1 K2 लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो नाइफ एजेस हैं ये दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, मीन्स ये वाली डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक 6 kg का लोड है जिसको सस्पेंड किया जा रहा है इस रॉड से P पॉइंट पर, और ये जो P पॉइंट है वो किसी एक एंड से 30 सेंटीमीटर है। सपोज ये A से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, मीन्स AP हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब क्या कैलकुलेट करना है? हमें फाइंड करना है द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस। अब ये नाइफ पर रॉड को रखा गया है इस तरह से, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो हमें ये दोनों जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं, रिएक्शन फोर्स, इनको कैलकुलेट करना है, मीन्स R1 R2 की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये सारी डिस्टेंसेस लिख ली हैं। हमें टोटल डिस्टेंस AB गिवन है 70 सेंटीमीटर, ये G है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रॉड के जस्ट मिड पॉइंट पर होगा, मीन्स AG और BG दोनों ही 35 सेंटीमीटर पर होंगे, इनकी वैल्यूज 35 सेंटीमीटर हो गई। नाइफ इस साइड से 10 सेंटीमीटर पर है, इधर ये नाइफ भी इधर से 10 सेंटीमीटर पर है, तो ये भी लिख लिए हमने। और ये P पॉइंट जिस पर 6 kg का मास सस्पेंडेड है, ये किसी एक एंड से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, मीन्स AP जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, अब अगर ये टोटल डिस्टेंस 35 है और ये यहाँ से यहाँ तक की 30 है, तो P से G तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो ये P से G तक की डिस्टेंस PG हमने 5 सेंटीमीटर लिख ली है। K1G K2G, मतलब यहाँ नाइफ से अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस देखें दोनों साइड से, तो ये 25 आ जाती हैं, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 35, और यहाँ से यहाँ तक हमें गिवन है ये 10, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है नाइफ से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। G की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर हम इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो G की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं। और जो मासेस हैं उनको हमने वेट में कन्वर्ट कर लिया है 9.8 से मल्टीप्लाई करके, G से मल्टीप्लाई करके।
बच्चों हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो। तो पहले हम यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, मीन्स उस पर नेट फोर्स हम 0 ले रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं और किस डायरेक्शन में लग रही हैं, और उनके अकॉर्डिंग फिर हम उनके सम को 0 ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं, दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर वेट एक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P और पॉइंट G पर। तो 2 फोर्सेस हमारे ये हो गए हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब टोटल जो फोर्स होगी वो 0 आनी चाहिए, मीन्स R1 प्लस R2 माइनस W1 W2 इज इक्वल टू 0। आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, एंड नेट फोर्स सम ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई W1 प्लस W2। W1 W2 की वैल्यू हमारे पास है ही, ये 4G और 6G, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आगे देखते हैं इसको हम। तो ये 4G और 6G हमने W1 और W2 की वैल्यूज रख दी हैं। तो R1 प्लस R2 10G आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब हम सेकेंड कंडीशन लेते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, मींस नेट टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए। हम इसको मान रहे हैं पॉइंट जिसके अबाउट ये सिस्टम जो है वो रोटेट करेगा, कि एक ये वेट डाउनवर्ड है, यहाँ पर ये 2 जो फोर्सेस हैं वो अपवर्ड हैं, और जो रॉड का मास है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो बच्चों ये जो R1 है वो इस पॉइंट G के अबाउट रोटेट करेगा इस तरीके से, और ये होगा क्लॉकवाइज। इधर ये जो R2 है वो जब G के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज और इस R2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी रोटेशन की। और फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी। तो F और D की वैल्यू मतलब ये वाली डिस्टेंस लेनी है हमें, K1G। ऐसे ही R2 के लिए भी हमें डिस्टेंस क्या लेनी है, K2G। ये सारी वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं यहाँ पहले से ही। अब देखते हैं हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं। तो ये W2 इस पॉइंट के अबाउट किधर रोटेट कराएगा इस रॉड को, इस तरीके से, यारो देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से रोटेट कराएगा, मीन्स ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ पर तो ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है उसी पर ही ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो D की वैल्यू तो 0 हो गई, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए इसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं लेना है, कोई टॉर्क हमें नहीं लेना है। तो अब हम यहाँ पर इसको इक्वेशन से देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो क्लॉकवाइज है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ क्लॉकवाइज मोमेंट लिया जा रहा है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम ले रहे हैं पॉजिटिव। तो अब ये है नेगेटिव, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है माइनस R1 इंटू डिस्टेंस K1G, यहाँ से यहाँ तक की ये D डिस्टेंस हो गई, ये फोर्स हो गया, F इंटू डी फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब नेक्स्ट हम R2 के लिए देख लेते हैं। तो R2 जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, डिस्टेंस ये आ गई K2G। अब थर्ड है ये वेट, तो ये वेट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये भी हमने पॉजिटिव लिया है, और G से इसकी डिस्टेंस हो गई PG, ठीक है। और जो टोटल टॉर्क है वो हमें कितना लेना है, 0, तो ये हमने नेट टॉर्क 0 ले लिया है। तो अब हमें जस्ट ये सॉल्व करना है वैल्यूज रख के, तो हम वैल्यूज देख लेते हैं। R1 R2 तो हमें कैलकुलेट ही करने हैं, K1G और K2G की वैल्यू ये है 25 सेंटीमीटर। हमने इस 25 को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, ठीक है, 100 से डिवाइड करके सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर डिस्टेंस है PG की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर ये, तो यहाँ पर भी हमने इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये वैल्यूज रख के कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेशन जैसे इजी लगे आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इस 100 की इस साइड मल्टीप्लाई कर दी 0 में, तो ये 100 जो है ये इस साइड आके 0 हो गया।
अब हमारे पास जो वैल्यू बचती हैं वो क्या है, R2 माइनस R1 इंटू 25 मीन्स 25 कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में R2 माइनस R1 बच जाता है और इधर हमारे पास 6 5 30 30G ये आ जाता है। हमने इसको आगे और सिंप्लीफाई किया और इससे हमने R1 माइनस R2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर R2 माइनस R1 है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो हमने क्या किया, एक बार फिर से माइनस कॉमन लेकर इसको इस तरह से लिख लिया R1 माइनस R2 और ये जो माइनस है ये भी यहाँ से फिर कैंसिल हो गया और प्लस हो गया और ये 25 इस साइड आ गया तो 30/25G ये हो गया है। तो आगे R1 माइनस R2 ये आ जाता है 6/5G। ये है इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10G, जो हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यूज करके कैलकुलेट की है। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हेल्प से जो इक्वेशन फाइंड की है वो इक्वेशन है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 6/5G। इन दोनों ही इक्वेशंस को हम ऐड कर ले रहे हैं, तो यहाँ R2 से R2 कैंसिल हो जाता है, R1 2R1 आ जाते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं हम और जस्ट हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, G की वैल्यू 9.8 रख लेते हैं। तो इस तरह से R1 की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर इसको सॉल्व करके 54.88 न्यूटन। ये जो नाइफ 1 के लिए रिएक्शन फोर्स है वो 54.88 न्यूटन आ जाती है। अब इस R1 को हम किसी भी इक्वेशन में 1 और 2 में पुट करके R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दी है R1 की और उससे R2 कैलकुलेट कर लिया है। और आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर R1 की वैल्यू 5.6G रखी है, जबकि हमने यहाँ पर वैल्यू ये कैलकुलेट की है। तो जस्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस तरीके से किया है मैंने कि यहाँ पर 10 से हमने इसे डिवाइड कर दिया तो 5.6 आ गया और ये क्या है G, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 5.6 G भी तो लिख सकते हैं ना हम इसको, तो हमने ये यहाँ पर 5.6G यहाँ पर वैल्यू रख दी है। अब देखिए इजीली हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4.4G आ गया, अब G की वैल्यू रख दी हमने, तो इस तरह से R2 की वैल्यू हमें मिल जाती है 43.12 न्यूटन। तो ये R1 की वैल्यू, ये R2 की वैल्यू, और हम इनको थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कि इसको हम लिख दें 55 न्यूटन। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ 0.88 है, तो इसको हम 55 न्यूटन लिख दे रहे हैं और ये 43.12 है तो इसको हम 43 न्यूटन लिख देते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।